नमस्कार विद्यार्थियों, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं प्रवक्ता चंद्र प्रकाश गुर्जर। आज की क्लास हमारी बीए तृतीय वर्ष के छात्रों हेतु इतिहास विषय की होगी। इतिहास विषय के दौरान जो निरंतर इटली के एकीकरण का हम अध्ययन कर रहे हैं, इटली के एकीकरण के तहत हमने देखा किस तरीके से चार्ल्स एल्बर्ट को क्या करना पड़ता है, अपने सिंहासन को त्यागना पड़ता है। जो मार्च 1849 ईस्वी में नोवार नामक स्थान पर क्या होता है, ऑस्ट्रिया और इटली के मध्य दोबारा से दूसरा युद्ध होता है, जिसके तहत यहाँ बुरी तरीके से चार्ल्स एल्बर्ट की क्या हो जाती है, पराजय हो जाती है। चार्ल्स एल्बर्ट की पराजय होने के पश्चात उसके द्वारा अपने पुत्र विक्टर इमैनुअल द्वितीय के पक्ष में क्या कर दिया जाता है, सिंहासन को त्याग दिया जाता है। ये कहाँ का शासक था? सार्डिनिया और पिडमांट के शासक थे, जो इटली के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में स्थित थे। अब जैसा कि हमने देखा कि ऑस्ट्रिया का पुनः जो इटली के राज्यों पे क्या हो जाता है, अधिकार हो जाता है, और ऑस्ट्रिया के द्वारा जो पुनः क्या कर दिया जाता है, इटली में निरंकुश राजतंत्र की स्थापना कर दी जाती है। उसी क्रम में जो आज हम जो मुख्य किरदार है, जो बात की जाए व्यक्तित्व है, दो व्यक्तित्व के बारे में जानेंगे, इनकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में, जिसके तहत विक्टर इमैनुअल द्वितीय और उसके अलावा जो इसके प्रधानमंत्री काउंट केऊर के बारे में जानेंगे। इनका जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या रहती है उसके बारे में जानकारी करेंगे, और इनका हम देखेंगे आगे की क्लास में किस तरीके से जो इटली के एकीकरण में जो योगदान रहता है और महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। जैसा कि हमने देखा कि इसके पिता के द्वारा जो इसके पक्ष में सिंहासन को त्याग दिया जाता है। अब ऑस्ट्रिया के साथ समझौता किसके द्वारा किया जाता है, संधि जो इसी के द्वारा की जाती है, किसके द्वारा? विक्टर इमैनुअल द्वितीय के द्वारा, जो चार्ल्स एल्बर्ट का पुत्र है और सार्डिनिया पिडमांट का शासक है। अब इसके द्वारा जो समझौता किया जाता है ऑस्ट्रिया के साथ, उस समझौते को क्या कर दिया जाता है, सार्डिनिया की जो संसद होती है उसके द्वारा अस्वीकार कर दिया जाता है। अस्वीकार करने पर हालांकि मजबूरी में इसके द्वारा जो ऑस्ट्रिया के साथ ये संधि की जाती है, समझौता किया जाता है, ये इसकी मजबूरी होती है, क्योंकि ये जो पराजित पक्ष थे। तो अब जब सार्डिनिया की संसद के द्वारा अस्वीकार कर दिया जाता है, तो इसके द्वारा क्या कर दिया जाता है, सार्डिनिया की संसद को भंग कर दिया जाता है। संसद को इसके द्वारा भंग कर दिया जाता है। अब इसके बारे में अगर जानें, इसके व्यक्तित्व की अगर बात की जाए, तो ये काफ़ी ईमानदार व्यक्ति था। जनता के बीच में जनता में ये इसके व्यक्तित्व से जनता काफ़ी प्रभावित थी, और ये इसकी प्रतिष्ठा काफ़ी थी। जैसा कि देखेंगे, इसको एक ईमानदार राजा के रूप से जो जनता के द्वारा ईमानदार राजा के नाम से पुकारा जाता जनता के द्वारा। किसको? विक्टर इमैनुअल द्वितीय को। अब ये जो बात की जाए, इसके द्वारा जो इटली के एकीकरण से संबंधित मार्ग सुझाया गया है, इटली के एकीकरण से संबंधित इसके द्वारा जो पॉलिसीज, ये मध्यम मार्ग को यानी बीच के रास्ते को अपनाना चाहता था। मध्यम मार्ग बोले तो उदार प्रवृत्ति की यानी लिबर्टी बरतते हुए उदार मध्यम मार्ग की नीति के माध्यम से इटली का एकीकरण करना चाहता था। ज़्यादा शक्ति और जो कड़ा रवैया ये न अपनाते हुए सभी को साथ लेते हुए क्या करना चाहता था, इटली का एकीकरण करना चाहता। जैसा कि हम देखेंगे आगे जाकर, जो सार्डिनिया पिडमांट है, ये इटली के एकीकरण की गतिविधियों से संबंधित प्रमुख केंद्र बन जाएगा, और जिन लोगों को इटली से निर्वासित किया गया, जो जिनको मजबूर में भागना पड़ा था, वो उनके द्वारा सार्डिनिया और पिडमांट में क्या ले ली जाएगी, शरण ले ली जाएगी, और इटली के एकीकरण से संबंधित आंदोलन को वो आगे बढ़ाएंगे। तो इसकी पॉलिसीज की बात की जाए तो इस तरीके से ये क्या चाहता था, इटली का एकीकरण चाहता था, जो उदार मध्यम वर्ग की नीति का पालन करना चाहता था। ये जनता में काफ़ी लोकप्रिय शासक था, जनता के विश्वास को इसके द्वारा जीता गया, जनता का विश्वास इसके द्वारा हासिल किया गया। जैसा कि इसने कहा था कि मैं इटली के तिरंगे का अपमान कभी नहीं होने दूंगा, कभी इटली के तिरंगे को नहीं झुकने दूंगा, इसलिए जनता इसे ईमानदार राजा कहा करती थी। जैसा कि हमने देखा, ईमानदार राजा इसे कहा करती थी, कौन? जनता कहा करती थी। और अब ये जो इटली के लोगों को भी ये विश्वास हो गया था कि पिडमांट और सार्डिनिया का जो शासक है, उसके नेतृत्व में इटली का एकीकरण हो सकता है। ये इटली की जनता के द्वारा भी ये एहसास किया जाने लगा कि जो ये पिडमांट और सार्डिनिया है, इसी के नेतृत्व में इटली का एकीकरण संभव है। और उसी दौरान 1800 जो यहाँ पे जो इन्हीं पिडमांट और सार्डिनिया प्रमुख केंद्र बन जाता है, वहीं लोग एकत्रित होने लगते हैं जो क्रांतिकारी और आंदोलन से जुड़े हुए लोग हैं, और उनकी शरण स्थली ये बन जाता है पिडमांट में। और ये जो बात की जाए तो उसी दौरान 1852 ईस्वी में इसे एक सुयोग्य प्रधानमंत्री की सेवाएं भी प्राप्त होती है, जिसे
काउंट केवुर कहा जाता है। ये वाकई में बहुत ही चतुर व्यक्ति था और 19वीं शताब्दी का सबसे अच्छा राजनीतिज्ञ भी इसे कहा जाता है। 19वीं शताब्दी के महान कूटनीतिज्ञों और राजनीतिज्ञों में इसकी गणना किसकी की जाती है? काउंट केवुर की जाती है। अब ये काउंट केवुर कौन था, इसके बारे में हम थोड़ा बहुत जान लेते हैं कि ये काउंट केवुर था कौन। इसके बारे में जो शुरुआती समय की बात की जाए तो ये विक्टर इमैनुअल के शासनकाल का हमने बताया आपको 1849 ईस्वी से लेकर 70, क्योंकि 49 ईस्वी में जो ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध को इटली हार जाता है, यानी चार्ल्स एल्बर्ट जो सिंहासन को छोड़ देता है और उसका पुत्र बैठ जाता है। 1870 ईस्वी तक ये सिंहासन पर रहता है। अब इसका जो प्रधानमंत्री कौन होता है? काउंट केवुर होता है। ये कौन होता है? काउंट केवुर होता है। 1810 में इसका जन्म होता है, 1861 में इसकी मृत्यु होती है। तो बात की जाए तो 1810 ईस्वी में इसका जन्म होता है, सार्डिनिया में होता है। सार्डिनिया पिडमांट यानी जो इसका राज्य है किसका? विक्टर इमैनुअल द्वितीय का राज्य, उसी में जो एक ट्यूरिन नामक शहर में होता है जो सार्डिनिया में स्थित होता है। कुलीन परिवार में होता है। कुलीन परिवार का क्या मतलब हो गया? जो जमींदार वर्ग से ताल्लुकात रखने वाले लोग होते हैं उसे क्या कहा जाता है? कुलीन, धनी परिवार को ही कुलीन परिवार कहा जाता है, जो जमींदार जागीरदार थे। तो उसी परिवार में इसका जन्म होता है। शुरुआती दौर में इसके द्वारा क्या किया जाता है? सैन्य प्रशिक्षण लिया जाता है और सैन्य प्रशिक्षण लेने के पश्चात इसके द्वारा ये सेना में जो इंजीनियर के रूप में क्या हो जाता है? भर्ती हो जाता है। इंजीनियर के सेना में इंजीनियर के पद के इंजीनियर के रूप में ये सेना में भर्ती होता है। और लेकिन कुछ समय तक ये जो सेना में सेवाएं देता है, कुछ समय पश्चात इसको क्या करना पड़ता है? अपने उदार विचारों के कारण, जो इसके उदार विचार थे, उन विचारों के कारण जो सेना से 1831 ईस्वी में त्याग पत्र देता पड़ता है। अब ये त्याग पत्र दे देता। त्याग पत्र देने के पश्चात इसके द्वारा क्या किया गया? अपनी जमींदारी का जो कार्य है उसी को संभाला गया। 15 वर्षों तक इसके द्वारा जो जमींदारी का कार्य उसे संभाला गया। और उसी समय के दौरान इसके द्वारा क्या किया गया? फ्रांस की जो यात्रा की गई, यूरोपीय कई देशों की, यूरोपीय कई देश है उनकी यात्रा की, जिसमें फ्रांस है, जर्मनी है, इंग्लैंड की यात्रा की और वहाँ की राजनीतिक के बारे में समझा, जाना और वहाँ की जो शासन व्यवस्था उसके बारे में इसके द्वारा देखा गया। और ये इसके द्वारा जो बात की जाए तो राजनीतिक समझ को विकसित किया, राजनीतिक ज्ञान को प्राप्त इसके द्वारा विदेशों में घूम घूम के राजनीतिक ज्ञान प्राप्त किया, अपनी राजनीतिक सूझबूझ को जो विकसित किया गया और हर देशों की जो शासन प्रणालियों का अध्ययन किया गया, जिसके तहत इसके द्वारा जो इंग्लैंड की शासन प्रणाली है, इंग्लैंड की संसदीय शासन प्रणाली है, उसका गहन अध्ययन इसके द्वारा किया गया। और उसको जो इंग्लैंड की संसद प्रणाली है जो काफ़ी बहुत अच्छी लगी, रोचक लगी। और ये जो इटली में भी जो ये इंग्लैंड की संसदीय प्रणाली है इसको लागू करना चाहता था। तो ये जो राजनीतिक जो बात की जाए ज्ञान इसके द्वारा प्राप्त किया जाता है। और 1846 ईस्वी में 1846 ईस्वी में इसके द्वारा क्या किया जाता है? कृषि उन्नति हेतु एक समिति का निर्माण किया जाता है। अब आगे जाकर यही समिति क्या एक राजनीतिक मंच बन जाती है और एक राजनीतिक संगठन के रूप में सक्रिय हो जाती है। अब ये समिति की जो स्थापना इसके द्वारा की जाती है 1846 ईस्वी में कृषि की उन्नति हेतु, जो आगे जाकर राजनीतिक वाद विवादों का केंद्र बन गई। अब यहीं पे जो राजनीतिक वाद विवाद होते हैं और यहीं पे जो कृषि उन्नति राजनीतिक जो एक बात से राजनीतिक मंच का कार्य करने लगती है। तो इसी दौरान जो ये इसकी जो राजनीतिक सूझबूझ विकसित होती है, अगर बात की राजनीतिक जो ज्ञान इसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाता है काफ़ी, तो 1848 ईस्वी में इसके द्वारा क्या किया जाता है? जो सार्डिनिया की संसद होती है उसका चुनाव लड़ा जाता है और सार्डिनिया की संसद में जो निर्वाचित हो जाता है 1848 में। उसके पश्चात ये देखा जाता है कि कभी भी ये कोई किसी तरह का चुनाव नहीं हारता है और निरंतर जो सार्डिनिया की संसद में होने वाले चुनावों में इसके द्वारा क्या हासिल की जाती है? विजय हासिल की जाती है। और उसी दौरान हम देखेंगे कि ये जो आगे चलकर जो पहले तो 1848 में ये जो प्रथम संसद का सदस्य चुन लिया गया, आगे के चुनावों में भी जीतता रहा और ये 50 ईस्वी में क्या बनता है? जो वहाँ का वित्त व उद्योग मंत्री भी बन जाता है और धीरे धीरे इसके द्वारा तरक्की की जाती है। अब ये वित्त मंत्री और उद्योग मंत्री के पद पर रहते हुए इसके द्वारा कार्य का अनुभव ग्रहण किया जाता है और राजनीतिक ज्ञान प्राप्त किया जाता है। और संयोग से 1852 ईस्वी में क्या होता है? जो डी एजेग्लियो
का एक मंत्रिमंडल होता है, ये प्रधानमंत्री है डी एजेग्लियो पहले पूर्व के प्रधानमंत्री होते हैं। इससे पूर्व अगर बात की जाए तो इनके मंत्रिमंडल द्वारा सामूहिक रूप से त्याग पत्र दे दिया जाता है और उसी दौरान ये क्या करते हैं, जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बन जाते हैं। ब्रिटेन के नहीं, कहाँ के, इटली के, जो पिडमांट और सार्डिनिया के जो प्रधानमंत्री बन जाते हैं, किसके, विक्टर इमैनुअल द्वितीय के। और इस यहाँ से जो प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए जो 19वीं सदी का सबसे कूटनीतिक राजनीतिक चतुर व्यक्ति ये होता है, इसे कहा गया है। और इसके द्वारा जो इटली के एकीकरण से संबंधित खूब कार्य किया जाता है। 1847 ईस्वी में इनके द्वारा एक जो पत्र, समाचार पत्र भी प्रकाशित किया गया था, जिसकी बात की जाए तो इल रिसर्जिमेंटो समाचार पत्र इनके द्वारा प्रकाशित किया जाता है। इस समाचार पत्र के माध्यम से जनता को इनके द्वारा जागरूक किया जाता है और इटली के एकीकरण से संबंधित जो चेतना जागृत की जाती है और इटली के एकीकरण के लिए जनता को क्या किया जाता है, इसके द्वारा जो प्रोत्साहित किया जाता है। उसी दौरान ये जो समाचार पत्र भी इनके द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं। अब ये केवूर का मानना था, जो केवूर है जो प्रधानमंत्री, ये मानना था पिडमांट और सार्डिनिया के जो सेवाई वंश का जो शासन है, उन्हीं के नेतृत्व में संपूर्ण इटली का क्या हो सकता है, एकीकरण, ये इनका मानना था। इसीलिए पिडमांट और सार्डिनिया को एक आदर्श राज्य के रूप में जो संपूर्ण इटली में जो प्रदर्शित करना चाहते थे और उसमें अंततः ये सफल भी होते हैं। और ये उसी के नेतृत्व में क्या चाहते थे, इटली का एकीकरण चाहते थे। तो विद्यार्थियों, अगर बात की जाए तो आज हमने विक्टर इमैनुअल द्वितीय के बारे में जाना, किस तरीके से जो इसके पिता के द्वारा सिंहासन, चार्ल्स एल्बर्ट के द्वारा सिंहासन त्यागने के पश्चात ये सिंहासन पर बैठता है, उन परिस्थितियों में सिंहासन को ये संभालता है। और उसी दौरान हमने देखा कि किस तरीके से जनता का विश्वास इसके द्वारा हासिल कर लिया जाता है और कुछ समय में जनता में ईमानदार राजा के नाम से क्या हो जाता है, जो प्रसिद्ध हो जाता है, ये इसके द्वारा छवि बना ली जाती है और जनता का विश्वास इसके द्वारा हासिल कर लिया जाता है। और इटली के एकीकरण के लिए जो इसके द्वारा जो अपने हाथों में नेतृत्व ले लिया जाता है और इसके द्वारा भरपूर प्रयास किया जाता है। और उसी दौरान हमने देखा कि कुछ समय पश्चात इसे जो एक सहयोगी प्रधानमंत्री भी मिल जाता है, जिसका नाम बात की जाए क्या नाम होता है, काउंट केवूर होता है। और ये जो 19वीं शताब्दी का सबसे चतुर राजनीतिज्ञ माना जाता है और उसी दौरान जो इसकी सेवाएं इसे प्राप्त होती है और इससे जो इन दोनों के द्वारा मिलकर किस तरीके से इटली के एकीकरण से संबंधित जो नीतियों का क्रियान्वयन किया जाता है और इटली के एकीकरण में अपना योगदान दिया जाता है, उनको हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे। तो ये इनके जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में हमने जाना कि ये इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि विक्टर इमैनुअल की और उसके अलावा बात की जाए तो काउंट केवूर की, तो ये इनकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रहती है। अब आगे की क्लास में अगर बात की जाए इनके द्वारा जो इटली के एकीकरण से संबंधित किए गए कार्यों और उनके योगदानों के बारे में हम जानेंगे। तो बोलिए, यहाँ तक कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो, किसी तरह की समस्या हो, शंका हो, तो आप निसंकोच पूछ सकते हो। और अपने जो शैक्षणिक व्हाट्सएप ग्रुप है उसके माध्यम से आपकी किसी तरह की सुझाव हो, सलाह हो, वो भी आमंत्रित है। और किसी तरह की बात समस्या हो तो आप निसंकोच उसके माध्यम से पूछ सकते हो। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही और सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।